अच्छा जी। आज का जो हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। इसको समझने से पहले जरूरी है कि हमें बिहेवियर के बारे में पता हो कि बिहेवियर क्या है। अच्छा, अब जब भी हम बिहेवियर को डिफाइन करते हैं तो बिहेवियर का क्या मतलब है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसको हम एक्शन वर्ब में डिफाइन कर सकें, यानी कि हमारा कोई भी ऐसा एक्शन जिसको आप वर्ब के फॉर्म में, एक्शन वर्ब के फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकें। अब हमारे जो बिहेवियर होते हैं, हमारे बिहेवियर ओवर्ट भी होते हैं, हमारे बिहेवियर कोवर्ट भी होते हैं। कुछ ऐसे बिहेव भी हम परफॉर्म कर रहे होते हैं जो कि वॉलंटरी होते हैं, और कुछ इस तरह से भी बिहेव हम परफॉर्म कर रहे होते हैं जो कि इनवॉलंटरी होते हैं। यानी कि कुछ ऐसे बिहेवियर जिनको हम अपनी मर्जी से कर रहे होते हैं, कुछ हमारी मर्जी से नहीं हो रहे होते, वो खुद हो रहे होते हैं। और कुछ ऐसे बिहेव होते हैं हमारे जो कि ओवर्ट होते हैं, यानी कि हम अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, या हमारा इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन हो रहा होता है और वो दूसरे लोगों के लिए भी ऑब्जर्वेबल होते हैं। और कुछ ऐसे बिहेवियर हमारे होते हैं जो कि इंटरनली हो रहे होते हैं, यूजुअली वो दूसरे लोगों के लिए ऑब्जर्वेबल नहीं होते। तो ये सारे के सारे बिहेव जब परफॉर्म हो रहे होते हैं तो इनके पीछे कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल बेसिस होते हैं जिसकी बेस पर कोई भी पर्सन कोई भी बिहेव परफॉर्म करता है। यानी कि अगर आप किसी चीज के बारे में, एक एक्ट होता है और उसके फौरन बाद हम रिएक्ट देते हैं, यानी कि एक्ट होना कि आपने डायरेक्टली कोई चीज इन्वायरमेंट में ऐड की है। और जब किसी रिएक्शन होता है तो उसका मतलब ये होता है कि उससे पहले कोई चीज उसके सामने आई है, कि कोई पर्सन अगर रिस्पॉन्स कर रहा है तो उसने उसके साथ कोई एक्सपीरियंस किया है किसी चीज के साथ, देन वो रिस्पॉन्स कर रहा है। अगर आप किसी भी गर्म चीज को टच करते हो तो फौरन से हमारे मैसेज कन्वे होता है हमारे ब्रेन तक, और उसके बाद आप हाथ को पीछे हटा लेते हो। क्या है कि आपने एक्सपीरियंस किया इन्वायरमेंट के साथ और उसके बाद फौरन से प्रोसेस हुआ और आपको मैसेज मिला कि आपने हाथ को पीछे हटाना है। तो इसके रिस्पॉन्स में आप फौरन से हाथ पीछे हटा लेते हो, तो ये भी आप एक तरह से बिहेव परफॉर्म कर रहे हो। बिहेवियर का मतलब क्या है कि कोई भी एक्शन वर्ब के टर्म में जब आप किसी के चीज को एक्सप्लेन कर रहे होते हो कि कुछ कोई उठ रहा है, कोई बैठ रहा है, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, बोल रहा है, कहीं आ रहा है या जा रहा है, कोई भी ऐसी चीज जिसको आप एक्शन वर्ब के टर्म में डिफाइन कर सकें, वो हमारे बिहेवियर होते हैं। अब बिहेवियर जब हम देखते हैं कि हम कोई बिहेव परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके पीछे बायोलॉजिकल बेसिस कौन कौन सी होती हैं, उसको समझने के लिए, यानी कि ब्रेन ने किस तरह से एक्ट किया, उस तरह उसके बाद किस तरह से मैसेज कन्वे हुआ या सेंड हुआ या ट्रांसमिट हुआ, और उसके बाद किस तरह से आपने उसको परसीव किया या रिस्पॉन्स किया। तो इंटरनली हमें बैरूनी तौर पर तो चीजें नहीं नजर आ रही होती ना कि ये पीछे इसके क्या प्रोसेस हो रहा है, लेकिन उसके ऐसी चीजें जिनको हम देख नहीं पा रहे होते, उसके पीछे एक लंबी हिस्ट्री होती है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है जिसको जो कि बहुत मिली सेकंड में हो रहा होता है, लेकिन आप उससे अवेयर नहीं होते। अच्छा जी। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर को समझने के लिए, या ब्रेन को, या ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए जरूरी है कि हम बिहेव किस तरह से करते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन हमें मैसेज देता है। ब्रेन मैसेज किस तरह से देता है, ब्रेन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसको समझने के लिए जरूरी है कि हमें न्यूरॉन्स के बारे में पता हो कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ये नर्व सेल्स क्या होती हैं। अच्छा, जो न्यूरॉन्स हैं ये इनको नर्व सेल भी कहा जाता है। ठीक हो गया। और इनका स्ट्रक्चर क्या है कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और छोटे छोटे जो है ये इनके वो होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं इनके साइज में, और भी आप इसको नॉर्मल एक एक इंसान की आंख से नहीं देख सकते हैं। आपको जरूरत होती है, जब आपने इसको देखना होता है तो माइक्रोस्कोप की मदद से आप इसको देख सकते हैं। बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इनका। ठीक है। और बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, टाइनी सेल्स होती हैं। और बेसिक चीज ये है कि ये ब्रेन का स्ट्रक्चर भी बना रहे होते हैं और फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे होते हैं कि क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें या नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, तो बहुत सारे न्यूरॉन से मिलकर बना है। तो बहुत सारे जब न्यूरॉन मिलते हैं, मिलियन और बिलियंस की तादाद में जब मिलते हैं, तो फिर जाके हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाती हैं, नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इसके साथ साथ ये फंक्शन भी परफॉर्म करता है, यानी कि ब्रेन में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही होती हैं, जितने भी मैसेज सेंड हो रही होती हैं या ट्रांसमिट हो रहे होते हैं, जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही होती है, वो सारी की सारी होती है न्यूरॉन्स की मूवमेंट की, या न्यूरॉन जिस तरह से एक्ट करते हैं। सॉरी। अच्छा जी। उसके बाद ये माइक बंद करें, किसी की आवाज आ रही है।
अच्छा, हम कहाँ थे कि जो बेसिक स्ट्रक्चर भी बना रही होती हैं और फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि ब्रेन बहुत सारे सेल से मिलकर बना है, बहुत सारे न्यूरॉन से मिलकर बना है। तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से बना रहे हैं कि हमारा ब्रेन मिलियन और बिलियंस की तादाद में जो न्यूरॉन्स हैं उनसे मिलकर बना है। और फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहे हैं कि जो भी मैसेज सेंड हो रहा है, जो मैसेज रिसीव हो रहा है, जो मैसेज प्रोसेस हो रहा है, वो सारा का सारा काम हो रहा है, ये फंक्शन सारे के सारे न्यूरॉन परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा जी। उसके बाद आप ये कहते हैं कि इनको एक स्पेशलाइज्ड सेल कहते हैं। इनका काम क्या है कि न्यूरल इम्पल्स को ट्रांसमिट करना या फिर मैसेजेस को ट्रांसमिट करना। अब न्यूरल इम्पल्स क्या है और मैसेजेस क्या है? न्यूरल इम्पल्स को आप मैसेज की टर्म में भी ले सकते हैं। और ब्रेन से जब मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जब मैसेज सेंड होता है तो उस वक्त इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल्स के थ्रू सेंड होता है। यह बात आपने याद रखनी है कि जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज सेंड हो रहा होता है या ट्रांसमिट हो रहा होता है तो वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के सॉरी केमिकल इम्पल्स के थ्रू हो रहा होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हैं वो विद इन द न्यूरॉन वर्क करती हैं, जबकि केमिकल इम्पल्स में ये होता है कि जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज जाएगा तो वो केमिकल इम्पल्स के थ्रू जाएगा। वो क्यों जाएगा वो हम आगे आके डिस्कस करते हैं। तो क्या है कि इनका ये स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, इनका काम क्या होता है कि मैसेज को ट्रांसमिट करना और उसके बाद ये नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करना। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में भी मैसेज जा सकते हैं, एक या न्यूरॉन से ग्लैंड की तरफ भी जाते हैं या न्यूरॉन से मसल्स की तरफ भी मैसेज जा रहे होते हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी। उसके बाद न्यूरॉन्स आर माइक्रोस्कोपिकली सेल। ये ऐसे सेल होते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं या माइक्रोस्कोपिकली सेल्स होते हैं जो कि पूरे के पूरे न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम में जो है वो पाए जाते हैं। अब जिस तरह हमने पहले भी बात की कि ये छोटे छोटे सेल्स होते हैं और नर्वस सिस्टम थ्रू आउट द नर्वस सिस्टम ये पाए जाते हैं। और कि ब्रेन किस तरह से वर्क करता है, ब्रेन चीजों को लेके एक्ट किस तरह से करता है, कि ये सारी की सारी चीजों के रिस्पॉन्सिबल हमारे न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक हो गया? और न्यूरॉन्स और नर्व सेल, इनका काम क्या होता है? ये मैसेज रिसीव करते हैं, उसके बाद उनको जो है प्रोसेस करते हैं और उसके बाद ट्रांसमिट कर देते हैं उन सारी की सारी इंफॉर्मेशन को। ठीक हो गया? कि एक मिनट मैं इनको जरा ना म्यूट पे कर लो सबको। ओके, यहाँ तक हमने कर लिया था कि ये एक माइक्रोस्कोपिकली सेल्स होते हैं, यानी कितने छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिनको आप एक नॉर्मल आंख से नहीं देख सकते हो, आपको माइक्रोस्कोप की हेल्प से इनको देखना होता है। और कि हमारा ब्रेन वर्क किस तरह से करता है, एक्शन किस तरह से करता है, इन सारी चीजों के रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये। अच्छा जी। उसके बाद आगे क्या है कि ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है? कि हमारे पहले भी हमने डिस्कस किया कि ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। ये एमसीक्यूज अहम है, एमसीक्यूज की टर्म में ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, तो आप उसको भी उसी हिसाब से देख लीजिएगा। और जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही होती है नर्वस सिस्टम में, कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज जाएगा, न्यूरॉन से ग्लैंड्स की तरफ जाएगा या मसल्स की तरफ जाएगा, या न्यूरॉन्स की आपस में कम्युनिकेशन होगी या मसल से वापस ब्रेन तक आएगा, तो ये सारी की सारी कम्युनिकेशन के रिस्पॉन्सिबल ही न्यूरॉन्स होते हैं। ये साइज में भी एक दूसरे से वेरी कर रहे होते हैं, क्योंकि कुछ न्यूरॉन जो हैं वो आगे हम जब इनकी टाइप्स पढ़ेंगे तो मैं आपको इनका स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगी और इनकी शेप्स भी दिखाऊंगी और साइज भी दिखाऊंगी। तो साइज में भी एक दूसरे के साथ वेरी कर रहे होते हैं, इनकी शेप भी एक दूसरे से डिफरेंट होती है और केमिकल कंपोजिशन की बेस पे भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं और फंक्शनिंग भी एक दूसरे से इनकी समटाइम डिफरेंट हो सकती है। वो किस तरह से डिफरेंट होती है कि कुछ न्यूरॉन्स इंटर न्यूरॉन होते हैं, ठीक है, कुछ न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, कुछ न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। अब इंटर न्यूरॉन्स का क्या काम है कि वो जो है मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन, इनके जो मैसेज हैं आ रहे होते हैं उनको फैसिलिटेट करना इसका काम होता है, मेंटेन करना, रिसीव करना और उसको फैसिलिटेट करना, इन दोनों को, यानी कि पाथवे कह सकते हैं आप इन दोनों का। और सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं आपके, वो सेंसरी इंफॉर्मेशन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो ब्रेन तक लेके आते हैं। और जबकि जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो ब्रेन से मैसेज लेके जाते हैं आपके सेंस ऑर्गन तक, कि आपके मसल तक मैसेज लेके जाते हैं, ताकि जो मैसेज आपको रिसीव हुआ है पहले सेंस ऑर्गन के थ्रू फिर ये मसल तक दोबारा जाएगा, ताकि आप उसके बदले में रिएक्ट कर सको। जैसे आपने किसी गर्म चीज को टच किया, गर्म चीज को टच करने के बाद आपको लगा कि ये गर्म है,
गर्म चीज को टच करने के बाद आपको लगा ये गर्म चीज है, तो आप क्या करते हो कि हाथ पीछे हटाते हो। तो उसके लिए क्या होता है कि आपका ब्रेन जब गर्म महसूस किया तो आपके यहाँ से, आपके हाथ से नर्व इम्पल्स जनरेट हुई, एक केमिकल जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू आपके ब्रेन तक जाती है, मैसेज आता है। और वहां से मैसेज आता है कि हाथ को पीछे हटाना है। तो वहां से मैसेज सेंड होता है मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, तो वापस आता है यहाँ तक, तो हम हाथ फौरन से पीछे हटा लेते हैं। तो ये इस तरह से वर्क कर रहा होता है। अच्छा जी। उसके बाद जितनी भी मूवमेंट होती है ब्रेन में, इन सब का जो है रिस्पॉन्सिबल न्यूरॉन्स होते हैं। और कुछ न्यूरॉन जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के साथ कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि न्यूरॉन्स की आपस में कम्युनिकेशन होती है कि एक से दूसरे की तरफ मैसेज गया, दूसरे से तीसरे की तरफ, तीसरे से चौथे की तरफ। तो ये उनकी आपस में कम्युनिकेशन हो रही होती है। कुछ न्यूरॉन्स इस तरह से होते हैं कि जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। और कुछ ऐसे न्यूरॉन्स भी होते हैं जो कि आउटसाइड द एनवायरनमेंट जो है या आउटसाइड द नर्वस सिस्टम इंफॉर्मेशन को लेके आते हैं, यानी कि सेंस ऑर्गन के थ्रू इंफॉर्मेशन को लेके आते हैं, जिस तरह हमने अभी बात की है कि वो मैसेज आता है मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू आता है, और उसके बाद वो प्रोसेस होता है। यानी कि जब मैसेज आता है सेंस ऑर्गन के थ्रू या सेंसरी मैसेज कन्वे होता है, तो उसके बाद वहां से मैसेज आता है मोटर नर्व के थ्रू कि आपने हाथ को पीछे हटाना है। तो ये जो मैसेज लेके जा रही होती हैं ये सेंसरी होती हैं, और उसके बाद जो मैसेज वापस लेके आते हैं वो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू आ रहा होता है मसल की तरफ। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। समझ आ गई यहाँ तक? मैम ये जो आपने कहा कि कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जो आउटसाइड एनवायरनमेंट में काम करते हैं, तो इसकी जरा एग्जांपल दीजिएगा। देखें, जैसे कुछ न्यूरॉन्स इस तरह से रिएक्ट करते हैं ना हम, कि अब सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू जब मैसेज आती हैं, तो अब ये आउटसाइड द एनवायरनमेंट मैसेज कैसे लेके आते हैं कि आपने किसी चीज को टच किया तो आपने उसको फील किया सेंस ऑर्गन के थ्रू, यानी कि वहां से मैसेज सेंस ऑर्गन रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद फिर यहाँ से नर्व इम्पल्स जनरेट होती है जो कि हमारे ब्रेन तक जाती है कि ये चीज गर्म है, इसको हाथ नहीं लगाना। उसके बाद वहां से मैसेज हमें मिलता है कि ये गरम, ये वहां से फिर मैसेज हमें मिलता है कि हाथ को पीछे हटा लो, तो हम फौरन से पीछे हटा लेते हैं। तो ये हम इन्वायरमेंट के साथ एक्ट कर रहे हैं। अब इनसाइड कैसे हो रहा है कि हमें भूख लग रही है, हमें प्यास लग रही है, या हमारा बीपी का लेवल अप एंड डाउन हो रहा है। तो उस वक्त हम जो कंडीशन इंटरनली फील करते हैं, तो वो क्या है कि वो इंटरनली मैसेज सेंड हो रहा होता है, यानी कि इनसाइड द बॉडी वो मैसेज सेंड हो रहा होता है, ये रिसीव हो रहा होता है कि अब हम अच्छा फील नहीं कर रहे, क्योंकि हम इंटरनली एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जब आप इन्वायरमेंट के साथ करते हो तो वो इन्वायरमेंट के साथ जब आप एक्सपीरियंस करते हो तो अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू करते हो। वो हेयरिंग के थ्रू हो सकता है, वो टच के थ्रू हो सकता है, वो स्मेल के थ्रू हो सकता है, वो साइट हो सकती है, कोई भी इस तरह से कि आप अपनी 5 सेंसेस को यूज करते हो जब इन्वायरमेंट से मैसेज लेते हो, तो उसका मतलब है आप इंटरेक्ट कर रहे हो इन्वायरमेंट के साथ। ओके मैम, थैंक यू। क्लियर हो गया? यस मैम। अच्छा जी। ये ये क्या कह रही है, मुझे इनकी बात समझ नहीं आई है, जिनका ये लास्ट मैसेज है, प्लीज एक्सप्लेन करें इसको। अच्छा, ये जो आप हफ्सा आप पूछ रही हैं, मैं उस पे, उस टॉपिक पे आती हूँ अभी। अभी मैं सिर्फ ये न्यूरॉन का वो दे रही हूँ इंट्रो, फिर मैं आपके टॉपिक पे भी आती हूँ। अच्छा जी। उसके बाद हम बात करते हैं नर्व इम्पल्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी जी। ये हमें आप पीडीएफ देंगे? अच्छा जी। उसके बाद हम आते हैं नर्व इम्पल्स की तरफ आते हैं। अब ये नर्व इम्पल्स जिसके बारे में हमने अभी अभी बात की थी कि ये क्या है, कि ये दो तरह के सिग्नल, मैंने आपसे पहले भी ऊपर शायद डिस्कस किया था कि दो तरह के सिग्नल सेंड होते हैं। एक हमारे केमिकल सिग्नल्स होते हैं और एक हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। यानी कि जब न्यूरॉन्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, या न्यूरॉन की कम्युनिकेशन हो रही होती है, आपस में हो रही होती है, या आउटसाइड जो है वो विद इन द न्यूरॉन हो रही होती है, या फिर आउटसाइड द न्यूरॉन हो रही होती है। तो ये दो तरह से होती है, इलेक्ट्रिकल मैसेज के थ्रू या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू भी होती है, और केमिकल सिग्नल्स के थ्रू भी होती है। जब न्यूरॉन आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, यानी कि एक न्यूरॉन का मैसेज जाता है दूसरे न्यूरॉन को,
तो ये आपस में कम्युनिकेशन इनकी हो रही होती है। तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू जा रहे होते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो डायरेक्टली ट्रेवल करती है, वो गैप को नहीं करती कवर। जब जहां पे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को मैसेज जाएगा तो वहां पे केमिकल इम्पल्स के थ्रू जाएगा। वो क्यों? क्योंकि उनके दरमियान में एक गैप आ जाता है। जब एक न्यूरॉन का जो है साइनेप्टिक गैप आ जाता है, यानी कि एक्सोन टर्मिनल पे आके एक न्यूरॉन एंड हो जाता है, और उसके बाद उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद होते हैं, वो रिलीज करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होती हैं। रिलीज यानी कि डोपामिन। ये प्लीज माइक बंद करें, प्लीज माइक बंद करें। अच्छा जी, न्यूरोट्रांसमीटर जब रिलीज हो रहे होते हैं तो उसमें अगर उसका लेवल ज्यादा होता है तब भी साइकोलॉजिकल इश्यूज आ सकते हैं, और जब न्यूरोट्रांसमीटर जब रिलीज हो रहे होते हैं तो वो जितनी अमाउंट चाहिए होती है या जितनी अमाउंट में जरूरी होती है उससे कम हो, फिर भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं या साइकोलॉजिकल इश्यूज आते हैं। और अगर ज्यादा हो तो फिर भी स्किज़ोफ्रेनिया टाइप के इश्यूज देखने में आते हैं। तो इसी वजह से हम इसको साइकोलॉजी में डिस्कस करते हैं, क्योंकि इनके लेवल के ज्यादा या कम होने की वजह से मेजर साइकोलॉजिकल इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स होते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भी होते हैं और ये केमिकल सिग्नल्स भी होते हैं, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल कब सेंड होते हैं वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और केमिकल सिग्नल्स को सेंड करने की जरूरत कब आती है या कब ट्रांसमिट होते हैं ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स जो है ये सेंड किए जाते हैं न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ भी जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो एक न्यूरॉन से दूसरे में जाएंगे, जबकि जो केमिकल सिग्नल जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो विद इन द न्यूरॉन काम करेंगे, जबकि केमिकल सिग्नल्स हैं वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ जाएंगे। तो इस तरह ये ना सिर्फ न्यूरॉन्स की आपस में कम्युनिकेशन होती है, बल्कि ग्लैंड्स और मसल्स के साथ भी कम्युनिकेशन होती है, और ये सारी की सारी चीजों को जो है वो न्यूरॉन कंट्रोल कर रहे होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। मैम, जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होंगे वो विद इन न्यूरॉन होंगे ना, एक्सॉन टू एक्सॉन? जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होंगे, हाँ जी, वो विद इन न्यूरॉन होंगे, यानी कि एक्सॉन्स के अंदर यहाँ से लेके जैसे सेल बॉडी से मैसेज आता है उसके बाद वहां से जाता है टर्मिनल बटन तक। ठीक है, तो मतलब ये एक इसके न्यूरॉन के अंदर। हाँ, विद इन द न्यूरॉन, एक ही न्यूरॉन के अंदर हो रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं। लेकिन जब न्यूरॉन बाहर जा रहे होते हैं, यानी कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ मैसेज सेंड होता है, तो वो केमिकल सिग्नल्स के थ्रू सेंड होता है। क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक मेजर चीज मैं आपको साथ साथ बताती चलूं। अब यहाँ पे इस पिक्चर के थ्रू मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब यहाँ से ये पार्ट्स हैं, मैं उनको आगे फर्दर डिवाइड एक्सप्लेन करती हूँ। अब यहाँ से मैसेज रिसीव हुआ, सेल बॉडी तक आ गया, डेंड्राइट से रिसीव हुआ, सेल बॉडी तक आ गया, सेल बॉडी के बाद एक्सॉन हिलुक्स से निकलता हुआ एक्सॉन की तरफ पहुंचा, और एक्सॉन से आगे जो है वो यहाँ तक साइनेप्टिक गैप तक, या नर्व एंडिंग भी कहते हैं इनको, टर्मिनल बटन्स भी कहते हैं, तो वहां तक आ गया। तो अब इसके अंदर जो मैसेज सेंड हुआ है या एक्शन पोटेंशियल हुआ है, तो इसको हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू मैसेज सेंड हुआ है या मैसेज ट्रांसमिट हुआ है। अब यहाँ पे मैसेज, इसके अंदर ये जो सुराख, ये जो छोटे छोटे बटन नजर आ रहे होंगे आपको, ऐसे छोटे छोटे उभरे हुए, यहाँ पे एक इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद होते हैं, तो यहाँ से रिलीज होते हैं, और रिलीज होने के बाद मैसेज केमिकल सिग्नल्स के थ्रू आगे ट्रांसफर होते हैं, और उसके बाद फिर आगे प्रोसेसिंग होती है। फिर दोबारा फिर से ये वाला सीन आ जाता है कि डेंड्राइट्स यहाँ से रिलीज हुआ, उसके बाद दूसरे डेंड्राइट्स के साथ मिल गया, उसके बाद फिर ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है। लेकिन इसके एंड पे और उसके शुरू के दरमियान में एक मिनी गैप होता है, बिल्कुल माइनर लेवल का गैप होता है, जिसको हम साइनेप्टिक गैप कहते हैं, या साइनेप्स कहते हैं, या साइनेप्टिक गैप कहते हैं। ठीक हो गया? क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आपने क्या चीजें याद रखनी है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, कि अगर आपसे न्यूरॉन के बारे में कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी क्वेश्चन के न्यूरॉन्स क्या हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उनकी टाइप्स क्या होती हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, तो आपको वो सारी की सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर जितनी भी मैंने चीजें बताई हैं तो वो एमसीक्यूज के पर्सपेक्टिव से भी बिल्कुल क्लियरली बताई हैं, ताकि अगर उनमें से कोई एमसीक्यूज बनता है तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सको। और उसके बाद नर्व इम्पल्स क्या होती हैं ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये दो टाइप की होती हैं,
और इलेक्ट्रोकेमिकल कहते हैं इनको, इलेक्ट्रिकल भी होते हैं और केमिकल भी होती हैं। ठीक हो गया। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से भी आप इसको इस तरह से याद करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे और पेपर में भी आपकी हेल्प रहेगी, कोई भी पेपर होगा आपका तो। अच्छा जी, उसके बाद न्यूरॉन्स के कुछ पार्ट्स होते हैं, हम उनको देख लेते हैं। बेसिकली अगर मेजर पार्ट्स की बात करें, वैसे तो ये ढेर सारे उन्होंने एक एक चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम मेजर 3 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स। यहाँ पे हम सबसे पहले एक्सॉन को डिस्कस करते हैं, सॉरी डेंड्राइट्स को डिस्कस करते हैं। डेंड्राइट्स को सिंगल जो लफ्ज होता है ना, यानी कि यहाँ पे डेंड्राइट्स ये बने हुए हैं, मैं आपको हाईलाइट करके बताती हूँ। अब ये जो ये वाला स्ट्रक्चर है ना, ये सारा ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ये जो है ये सारे के सारे डेंड्राइट्स हैं, ये वाले स्ट्रक्चर, यहाँ से ये वाला, ये जो शाखें आपको नजर आ रही होंगी, ये सारे के सारे डेंड्राइट्स हैं। अब ये क्योंकि ये ज्यादा सारी ब्रांचेस हैं तो इस वजह से इसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। अब अगर हम सिर्फ एक सिंगल ब्रांच की बात करें, यानी कि अभी सिर्फ इसी की बात करें, तो इसको हम डेंड्रॉन कहेंगे। यानी कि जब ज्यादा हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो हम डेंड्राइट्स कहते हैं, लेकिन अगर हम एक सिंगल उसकी ब्रांच की बात करेंगे तो हम उसको डेंड्रॉन कहेंगे। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली जो है ये फाइबर्स होते हैं, 2 तरह के फाइबर होते हैं, एक एक्सॉन होते हैं और एक डेंड्राइट्स होते हैं। ठीक हो गया। तो इनका स्ट्रक्चर जो है वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि दरख्त की ब्रांचों की तरह के फाइबर्स होते हैं, और इनका काम सिर्फ ये होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो आ रही है इनकी तरफ उसको रिसीव करते हैं, रिसीव करने के बाद उसको सेल बॉडी तक जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं, कि सेल बॉडी या सोमा तक ट्रांसफर कर देते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन ये रिसीव करते हैं उसके बाद उसको ट्रांसफर कर देते हैं। यानी कि यहाँ से इन्होंने जैसे मैंने पिछली पिक्चर में आपको बताया था कि यहाँ पे एक गैप आ जाता है, जैसे ये वाला गैप आया हुआ है, ठीक है। तो ये वहां से मैसेज रिसीव करना है, आप इस तरह से समझे कि ये एक न्यूरॉन है, बल्कि ये है ही ऐसा, और ये दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है। लेकिन ये जो है ये न्यूरॉन की टाइप और है, ये और टाइप है, क्योंकि ये सेम नहीं है। तो यहाँ से मैसेज रिसीव हुआ, ठीक है। रिसीव होने के बाद यहाँ तक आ जाता है, तो ये क्या करते हैं कि मैसेज रिसीव किया डेंड्राइट से, यानी कि एक एक्सॉन सॉरी टर्मिनल बटन पे आके, ठीक है, मैसेज सेंड हो जाता है। यहाँ के दरमियान में जो गैप है उसको साइनेप्स कहते हैं। तो केमिकल इंपल्स के थ्रू जिस तरह से हमने बात की है कि मैसेज सेंड हो गया यहाँ तक, यानी कि डेंड्राइट्स तक। अब दोबारा फिर से आ जाए यहाँ पे, डेंड्राइट ने मैसेज रिसीव किया। अब ये समझें कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ से मैसेज रिसीव हुआ, ठीक है, गैप वाली जगह गुजरने के बाद सिग्नल सेंड हुए, इसने रिसीव किया, रिसीव करने के बाद ये यहाँ से लेके आ गया सोमा तक, ठीक है, या सेल बॉडी तक लेके आ गया। जब सेल बॉडी से लेके आएगा तो उसके बाद यहाँ से सिग्नल ट्रांसमिट होंगे, आगे तक जाएंगे, यहाँ तक आएंगे। तो यहाँ पे इसके अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर मौजूद होते हैं, जिस तरह मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, जो न्यूरो ट्रांसमीटर मौजूद होते हैं। तो वहां से इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू मैसेज रिलीज होता है या मैसेज सेंड होता है, मैसेज ट्रांसफर होता है, और आगे डेंड्राइट उसको रिसीव करते हैं, और फर्दर ये वाली सारी जो है वो प्रोसेसिंग होती है। ठीक हो गया। बाकी जो पार्ट्स हैं उनको हम 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। उसके बाद सबसे पहले क्या है कि मैसेज रिसीव करना किनका काम है, डेंड्राइट्स का काम है। आपने सिर्फ इनके जो फंक्शन है वो याद रखने हैं कि डेंड्राइट्स का काम सिर्फ और सिर्फ मैसेज को रिसीव करके सेल बॉडी तक लेके आना है, ठीक है। अब सेल बॉडी क्या है, इसको हम सोमा भी कहते हैं, सेल बॉडी भी कहते हैं, और ये एक ऐसे केमिकल पे मुश्तमिल होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। अब न्यूक्लियस का काम क्या है कि सेल को जिंदा रखना है। वो किस तरह से रखता है वो हम आगे जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर हम देखते हैं। अभी तीसरी जो चीज है वो है हमारे पास एक्सॉन। प्लीज माइक बंद करें अपना, प्लीज। अच्छा जी, तीसरी जो चीज हमारे पास है उसको हम कहते हैं एक्सॉन। ये भी जो है वो फाइबर होते हैं। एक्सॉन की लंबाई जो है वो हम कह सकते हैं कि 1 मीटर से ज्यादा हो सकती है। यानी कि एक एक्सॉन की अगर हम बात करें कि एक न्यूरॉन में एक्सॉन की लंबाई कितनी होती है, तो वो 1 मीटर तक हो सकती है, या कुछ जो है वो फीट तक लंबी हो सकती है। ठीक हो गया। अब इनका काम क्या है कि ये भी मैसेज को ट्रांसमिट करती हैं, क्योंकि डेंड्राइट्स लेके आते हैं मैसेज सेल बॉडी तक, और सेल बॉडी से फिर ये मैसेज वहां से लेके आती हैं, सेल बॉडी से लेके आ जाती हैं, और उसके बाद यहाँ से गुजरता हुआ ग्लैंड और मसल तक जाता है, डिफरेंट प्रोसेसिंग को फेस करते हुए या वहां से गुजरते हुए।
यहाँ तक चीजें समझ आ गई हैं? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मैम ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ पे रिलीज होते हैं तो वो फिर नर्व इम्पल्स को किस तरीके से लेकर जाते हैं, क्या प्रोसेस होता है? केमिकल इम्पल्स के थ्रू जाती है, यानी कि वो डायरेक्टली नहीं ना जाते। अब रिलीज हो गए हैं ना, अब यहाँ से एक मैसेज आ रहा है तो वो इसके थ्रू आ रहा है, ठीक है, यहाँ से मैसेज आ रहा है तो इसके थ्रू इंटरनली मतलब आ रहा है यहाँ तक, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट नहीं आते। तो डायरेक्ट आने के लिए ना फिर जैसे एक केमिकल की जरूरत होती है कि वो यहाँ रिलीज तो हो जाती हैं, डायरेक्ट नहीं आ सकते क्योंकि इनके दरमियान में इनका पाथवे नहीं बना हुआ। तो पाथवे के लिए के जो केमिकल सिग्नल्स हैं वो आप ये कह सकते हैं कि उनको पाथवे प्रोवाइड करते हैं कि यहाँ से जंपिंग करके आगे पहुंच जाओ। ओके। ठीक है, यानी कि ये पाथ यहाँ पे तो पाथवे बना हुआ है, यहाँ पे तो मैसेज आएगा वो सीधा सीधा आएगा और यहाँ पे पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे जो रिलीज हो रहे हैं उनके लिए पाथवे नहीं है। अब आपने किसी रास्ते पे जाना, आपके पास उसका रोड मौजूद नहीं है, सड़क मौजूद नहीं है, तो आपने क्या करना है, जो केमिकल सिग्नल्स होते हैं ये उनको पाथवे प्रोवाइड करते हैं। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि उनको फैसिलिटेट करते हैं कि मैसेज आगे सेंड हो सके। ओके मैम, आ गई समझ। ठीक है जी। अब सेल बॉडी को हम डिटेल में देखते हैं। पहला काम इसको समझने के लिए जरूरी है कि पहले हम डेंड्राइट्स को देखें, उसके बाद सेल बॉडी को देखें। आपके माइंड में इसका स्केच बन गया, आपको इसका इंट्रोडक्शन का पता चल गया। अब हम आते हैं सेल बॉडी या सोमा की तरफ आते हैं। ठीक है जी, सेल बॉडी और सोमा, इसको ग्रीक वर्ड में बॉडी का नाम भी दिया जाता है या बॉडी भी कहा जाता है। ठीक हो गया। और ये न्यूक्लियस पे मुश्तमिल होता है। अब न्यूक्लियस क्या है कि ये एक ऐसा केमिकल है या ऐसी जो प्रॉपर्टीज इसकी होती हैं कि इसमें बल्कि वो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो एक सेल को जिंदा रखने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, उसकी प्रोडक्शन के लिए, उसको जो है वो सर्वाइवल के लिए जरूरी होती हैं। वो सारी की सारी चीजें न्यूक्लियस में मौजूद होती हैं कि सेल को जिंदा किस तरह से रखना है, उसको मेंटेन किस तरह से करना है, उसमें प्रोटीन किस तरह से, उसकी उसमें जो प्रोटीन की प्रोडक्शन जरूरी होती है उसके लिए, सेल को जिंदा रहने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। तो प्रोटीन की प्रोडक्ट करने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट केमिकल्स होते हैं या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो सारी की सारी मौजूद होती हैं न्यूक्लियस में। ठीक हो गया कि वो सारी की सारी चीजें, मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ कि वो सारी की सारी चीजें जो जरूरी होती हैं एक सेल बॉडी की सर्वाइवल के लिए जरूरी होती है, वो सारी की सारी चीजें न्यूक्लियस में मौजूद होती हैं। अब सेल बॉडी डेंड्राइट के साथ कनेक्ट करता है, क्यों? क्योंकि वो वहां से मैसेज रिसीव करता है और उसके बाद जब उसने मैसेज रिसीव कर लिया तो फिर जो कि वो दूसरे न्यूरॉन से लेके आता है और रिसीव करने के बाद वो एक्सॉन की तरफ ट्रांसमिट कर देता है ताकि वो फर्दर प्रोसेसिंग उसकी हो सके। ठीक हो गया। अब ये वो सारी की सारी चीजें हैं जो सेल की प्रोडक्शन के लिए जरूरी होती हैं। ठीक हो गया, या उसकी सर्वाइवल के लिए जरूरी होती हैं। अब जब इंफॉर्मेशन रिसीव होती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, ठीक है, तो ये डेंड्राइट्स के थ्रू रिसीव होती है। डेंड्राइट्स के थ्रू रिसीव होने के बाद सेल बॉडी में आती है। सेल बॉडी के बाद फिर वही बात रिपीट हो रही है कि एक्सॉन की तरफ ट्रेवल करती हुई आगे ट्रांसमिट कर देती हैं। बस इसमें यही चीज करने वाली है कवर आपकी। और जिस फाइबर के थ्रू ये मैसेज सेंड होता है उसको आप एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन क्या होती है? ये वाली जो लेयर है, इसको मैंने कितनी बार हाईलाइट किया हुआ है, एक बार फिर कर देती हूँ। ये वाली जो लेयर होती है, ये वाली जो है सारी की सारी एक ट्यूब कह सकती हैं आप, इसको हम कहते हैं एक्सॉन। ठीक हो गया। अब एक्सॉन जो है न्यूक्लियस क्या है इसको भी हमने स्टडी कर लिया है पहले, फिर भी मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, टाइम भी हमारा खत्म होने को है। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस में कुछ हमारे जो हैं क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसी जेनेटिक इंफॉर्मेशन या जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो इसमें पाई जाती हैं। इनका क्या काम होता है कि सेल की डेवलपमेंट करना, प्रोटीन की सिंथेसिस करना और उसके बाद सेल को मेंटेन रखना ताकि वो सरवाइव रह सके। ठीक है, उसकी सर्वाइवल के लिए एफर्ट करना। और ये सारी जो न्यूक्लियस है जिस चीज के साथ कवर किया हुआ होता है, जिस मेम्ब्रेन के साथ उसको कवर किया हुआ होता है, उस मेम्ब्रेन को हम नेजल बॉडी कहते हैं। अब ये जो नेजल बॉडी है ये भी मुश्तमिल होती है, इसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और राइबोसोम्स क्यों जरूरी होते हैं? ताकि प्रोटीन को की प्रोडक्शन हो सके जो कि सेल्स की जो न्यूक्लियस की या सेल की उसके लिए सर्वाइवल के लिए जरूरी होती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करने वाले हैं तो आप इनको देख लीजिएगा। कल हम इसको देख लेंगे और उसके बाद हम आगे से स्टार्ट करेंगे, शायद टाइम भी इसका खत्म होने वाला है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं ग्रुप में आ रही हूँ, वहां पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक हो गया।
जी ठीक है।